रोटेशनल डायनामिक्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है। इसी के बिना रोटेशनल डायनामिक्स का चेंज होना बहुत मुश्किल है। तो लिखेंगे व्हाट इट मीन्स बाय टॉर्क और मोमेंट। टॉर्क इन, ये टी नहीं है, टी तो ऐसा होता है ऊपर वाले को टेढ़ा नीचे वाले को भी टेढ़ा कर दो तो इसको कहते हैं टाउ। ठीक है, टाउ, इसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इन रोटेशनल मोशन is similar to force in linear motion। टॉर्क इन रोटेशनल मोशन इज सेम एज फोर्स इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में फोर्स का जो रोल है रोटेशनल मोशन में टॉर्क का वही रोल है। थोड़ा टॉर्क का इंपोर्टेंस बताने के लिए आपको फोर्स का इंपोर्टेंस समझाना चाहता हूं। फोर्स के बारे में हम लोग क्या क्या चीजें जानते थे। अगर कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसका लीनियर एक्सीलरेशन जीरो होगा। सिमिलरली कोई बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम रहेगा, नहीं होगा तो घूमेगा एंगुलर एक्सीलरेशन में। फिर न्यूटन्स लॉ भी पढ़े थे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा कोई बॉडी चल रहा है तो चलता ही रहेगा, या रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। सिमिलरली जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा कोई बॉडी घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। फोर्स वाज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। टॉर्क इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। For every action there is an equal and opposite reaction, where action reaction are forces. So for every torque there is an equal and opposite torque. Also we have seen a pseudo force, here we will see a pseudo torque. A force is always required to do work in translational motion. कोई बॉडी को सीधे सीधे लेके वर्क करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होता है। Similarly a torque is required to do work in rotational motion. तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स जो जो काम करता है लीनियर मोशन में वो सारा काम टॉर्क भी करता है रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो अब टॉर्क निकालेंगे कैसे। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स about an axis is given by tau. It's a vector given by r cross f. टॉर्क क्या है? इट्स ए एजेंट जो कोई बॉडी को घुमा सकता है। फोर्स क्या था? द एजेंट, कोई बॉडी को जो मोशन में ला सकता है। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा शेप का बॉडी है और ये यहाँ पर हिंज हो गया है। हिंज हो गया मतलब आप इस बॉडी पे एक होल बनाओ, वॉल पे एक होल बनाओ, इसके अंदर एक नेल डाल दो, नेल घुस गया इसके अंदर। अब नेल अगर इसके अंदर घुस गया है, अब क्या होगा, ये बॉडी को अगर आप ऐसा फोर्स लगा के खींचोगे ये भाग नहीं सकता क्योंकि इधर हिंज हो गया है। टॉर्क इज कॉल्ड हिंज्ड। The body is hinged here, connected to a hinge. स्क्रू लगा दिए यहाँ पे। अब क्या है कि ये बॉडी को जब हम फोर्स लगाएंगे भगा नहीं सकते लेकिन घुमा सकते हैं। मतलब this force cannot have produce a linear motion on this, but it can rotate. Why? Because this force produces some torque about this axis. चलो इस एक्सिस का नाम देते हैं O। तो हम कहेंगे टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स F अबाउट एक्सिस O इज गिवन बाय ए वेक्टर r क्रॉस F। अब ये r क्या है? F तो समझ में आ रहा है, F इज ए वेक्टर लाइक दिस। r क्या है? r इज वेयर r is
पोजीशन वेक्टर ऑफ point of application, point of application of f with respect to axis, मतलब इस एक्सिस से f का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर कैसा होगा। कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते थे। जिनको नहीं आता है वो वेक्टर चैप्टर देखें। वेक्टर चैप्टर में पोजीशन वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर में है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में वेक्टर में। दिस वेक्टर इज r क्रॉस f, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू गिव्स यू द टॉर्क। ऑब्वियसली ये मीटर में है, ये न्यूटन में है, तो यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर। अरे वाट निकालते वक्त भी तो ऐसे कुछ हुआ था, न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम लोग जूल्स कहते थे, लेकिन यहाँ पर न्यूटन मीटर ही कहते हैं, जूल्स नहीं बोलते हैं। जबकि डायमेंशनली टॉर्क और वर्क का डायमेंशन बराबर है, क्योंकि ये भी न्यूटन मीटर है, वहां पर भी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट था, वो भी न्यूटन मीटर था। सो डायमेंशनली टॉर्क एंड वर्क आर सेम बट देयर यूनिट्स आर आल्सो द सेम बट वी कॉल देम डिफरेंटली। ये न्यूटन मीटर है और वो जूल्स है। फाइन, तो r क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, ये वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, आप जानते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज गिवन बाय ab sin थीटा। सो यू से इट इज r a sin थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज angle between R and F, angle between R and F, इन दोनों के बीच में एंगल को हम कहेंगे क्या, थीटा। ये फिगर में थीटा कौन सा है, थोड़ा देखो, मनी मन बोलो। ये फिगर में एंगल बिटवीन R and F क्या दिख रहा है, लेस देन 90 और मोर देन 90 बताए थे। हाउ वी मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल स्वेप व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। आर का हेड डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाने में जो एंगल हम घूम रहे हैं उसको हम कहेंगे ये थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो दिस इज क्लियरली लुकिंग लेस देन 90 डिग्री। वेक्टर चैप्टर में ये सारा चीज को मैं बढ़िया से समझाया हूँ, हाउ वी फाइंड व्हाट वी मीन बाय एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपका प्लेलिस्ट में पड़ा है, यू कैन सी होम ट्यूटर CTS प्लेलिस्ट में जाओ और देखो उसमें। तो ये हो गया हमारा थीटा। अब अगर ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, कहाँ से, एक्सिस से, ठीक है। चलो मानते हैं कि ये लेंथ है L, क्या लेंथ है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम हियर, इसको मैं नाम देता हूं L। ये ट्रायंगल में आप देखोगे दिस लेंथ इज R, दिस एंगल इज थीटा, तो व्हाट डज दिस लेंथ रिप्रेजेंट, L इज नथिंग बट R sin थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज A R sin थीटा की जगह लिखेंगे L। So what is L? Where L is what? L is what? L is the perpendicular distance of line of action of force। perpendicular distance of line of action of force। ये फोर्स है, ये उसका लाइन है, किस लाइन पे आ रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन का डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, L। So L is perpendicular, L का वैल्यू क्या लिए, R sin थीटा। क्या ये perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation, axis of rotation, जिस एक्सिस में घूम रहा है उस एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, ये इस बॉडी को ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। कैसे घुमाएगा? देखो हम यहां से खींच रहे हैं तो ये बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। हम कहेंगे कि ये फोर्स इस एक्सिस में कैसा टॉर्क बना रहा है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है। वैसे काम चलाने के लिए, समझने के लिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलना काफी है, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, आप अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे तो 0 मिलेगा। टॉर्क इज ए रोटेशनल पैरामीटर। सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ते वक्त हम बताए थे, कोई भी रोटेशनल पैरामीटर होता है एक्सियल वेक्टर। उसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? कोई चीज ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर फिंगर्स बीइंग ओपन, थंब बीइंग ओपन, लेट योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब कोई चीज ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ है, ये चीज ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा हुआ? एक्सियली आउटवर्ड्स। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर एंड परपेंडिकुलर टू एफ। दोनों को परपेंडिकुलर है क्योंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट है। वैसे काम चलाने के लिए हम उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या कहेंगे? ध्यान दें यहां पर, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular to plane containing R and F, perpendicular to the plane containing R and F। ठीक है, ये perpendicular to the plane containing R and F है। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा टॉर्क। मैं इसको लिखना जरूरी समझा क्योंकि काफी दिन पहले मेडिकल एंट्रेंस में मैं एक क्वेश्चन दिखा था। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस ए टॉर्क टाउ। क्या था क्वेश्चन में? याद दिला देता हूं आपको, मतलब आपको मालूम नहीं, बता देता हूं। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी produces a torque tau, find F dot tau। ऐसे पूछा था। लोग बोले अरे ये क्या अजीब गरीब क्वेश्चन है, ऐसा चीज तो हम कभी नहीं सुने। ये फोर्स इतना टॉर्क बनाता है, F dot tau क्या होगा? जिनको मालूम था वो क्या बोले? अरे ये जो टॉर्क है वो फोर्स को परपेंडिकुलर है तो F डॉट टाउ कितना हो जाएगा? ये काफी दिन पहले आया था, क्या होगा? 0, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आ गया क्या? थोड़ा इस केस को रियलाइज करते हैं। कौन से केस को? सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बॉडी ऐसा है जिसको इस पॉइंट में हिंज कर दिया गया है। दिस इज हिंज्ड हियर। अब क्या है कि यहाँ पे कोई एक फोर्स ऐसा खींच रहा है, इसका नाम F1 है। कोई एक फोर्स ऐसा खींच रहा है, इसका नाम F2 है। और कोई तीसरा फोर्स है जो ऐसा खींच रहा है, F3। आप थोड़ा ध्यान से तीनों केस को देखो, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन भी दिखा देते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना? तो फोर्सेस आर ऑल गोइंग लाइक दिस, ऐसे करके दिख रहा है। तीनों फोर्स बॉडी के ऊपर आ रहे हैं। अगर हम आपको पूछेंगे कि अबाउट पॉइंट O, अबाउट एक्सिस O, द डायरेक्शन ऑफ torque produced by F1। F1 कैसा टॉर्क बना रहा है? मतलब F1 ये बॉडी को अब घुमाने की कोशिश करेगा। कैसे घुमाने की कोशिश करेगा?
कैसे? ऐसे, इज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम बताए थे ऐसे ही काम चलाएंगे हम अपना एंटी क्लॉकवाइज। बाई F2 क्या होगा देखो तो, ये ऐसे खींच रहा है, इस एक्सिस में क्या होगा, ये बॉडी ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, सो इट इज क्लॉकवाइज। एंड बाई F3 ये जो फोर्स है F3 ऐसे सीधा सीधा खींच रहा है, कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। कितने भी जोर से खींचो घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा, इज 0। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि F3 is not producing any torque. Why not producing torque? Because the torque was given by the product of force and perpendicular distance of line of action of force from the axis. अब देखो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, it is passing through point O. What is the distance of point O? What is the distance of point O from this line? Or it is lying on the line. So no distance. L जो निकाल रहे थे वो 0 हो गया, तो F3 के लिए टॉर्क होगा 0। तो क्या समझ में आया? 10 when line of action of a force passes through the axis of rotation, no torque is produced. ये ध्यान रखना, no torque is produced, कोई टॉर्क नहीं बनेगा। When the line of action of a force passes through axis of rotation, no torque is produced. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, थोड़ा हजम करना इसको। एक एग्जांपल क्वेश्चन देता हूं। A solid sphere was released on an inclined plane. किसी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक सॉलिड स्फीयर को रिलीज कर दिए। The sphere rolls down. Therefore, the plane must be, ऑप्शन दे रहे हैं, स्मूथ, रफ, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, या डी नॉर्म। कोई एक इंक्लाइन प्लेन पे हम किसी एक बॉल को छोड़ दिए, ये बॉल को छोड़ दिए, तो पता चला जैसे छोड़ दिए वो रोल करने लगा, मतलब घूम के रोलिंग का मोशन का मतलब तो आपको मालूम है, रोल कर रहा है मतलब घूमते घूमते आगे जा रहा है। ठीक, तो ये इंक्लाइन प्लेन रफ होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए कि कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता है, हमें सोचना है। अब ये बॉल नीचे क्यों गया? हाँ, वो तो समझ में आता है कि ये जो वेट था, वेट का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ था, वो खींच रहा था, नीचे गया। इसमें कोई सरप्राइज होने वाली चीज तो है नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो वेट का एक कंपोनेंट था mg sin थीटा, जिसके चलते नीचे जा रहा था। हाँ, वो समझ में आ गया। अब घूम क्यों रहा है? घूमने के लिए तो कोई टॉर्क चाहिए। Let us see what are the forces acting on it. The different forces acting on the solid sphere. क्या क्या है? एक तो उसका वेट है और एक उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। अगर स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा नहीं। अगर यही दोनों फोर्स आएंगे और ये घूमते घूमते जा रहा है अबाउट द सेंटर, देखो तो व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय
mg about point O, क्योंकि इस एक्सिस में घूम रहा है, वो घूम घूम के जा रहा है। व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg about O? आप कहोगे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg इज पासिंग थ्रू O, है कि नहीं? When the line of action of a force passes through the axis of rotation, no torque is produced, है ना? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला था FL और L अगर जीरो हो गया तो टॉर्क हो गया जीरो। mg cannot produce any torque, mg घुमा नहीं सकता। n क्या n घुमा सकता है? अरे नहीं, ये भी तो नॉर्मल रिएक्शन है भाई, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। लेकिन ये तो घूम घूम के आ रहा है, तो घूमेगा कैसे? अगर ये स्मूथ है, ये स्लाइड करेगा, घूमेगा नहीं। घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है? क्योंकि पक्का इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होंगे जो कि इस एक्सिस में कैसा टॉर्क बनाएगा, ऐसा टॉर्क बनाएगा, इसीलिए तो घूम रहा है। तो अगर ये बॉडी रोल करके नीचे आया, दिस प्लेन मस्ट नॉट बी स्मूथ बट हैज टू बी रफ। रफ होना जरूरी है, ये अदरवाइज रोल नहीं करेगा। समझ में आया क्या? तो आंसर क्या हुआ? फॉर रोलिंग डाउन द रोटेशन is produced by torque of friction, so plane must be rough, must be rough। कितना आसान क्वेश्चन है। जस्ट आस्क ऑल योर फ्रेंड्स दोज हु से फिजिक्स इज इजी, हमारे सर कितना मस्त पढ़ाते हैं, हलवा जैसे लगता है, पूरा इजी है, उनको समझ में नहीं आएगा। They'll ask you otherwise कि on a smooth inclined plane a sphere is dropped, the sphere will slide down, roll down, anything may happen। क्या होगा अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे कोई स्फीयर को छोड़ देंगे, स्विंग करके स्लाइड कर जाएगा। रफ होगा, घूम घूम के आएगा। रीडिंग छोटे छोटे क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं। स्फीयर कैन नॉट रोल डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब कोई बॉडी का लीनियर मोशन नहीं होगा, मतलब अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। उसके लिए क्या चाहिए? नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। सिमिलरली फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऑफ ए बॉडी, net torque acting on it must be zero। और नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा तो घूमने लगेगा। एक्टिंग ऑन इट अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस मस्ट बी जीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस मस्ट बी जीरो, जिसको हम कहेंगे वहां पर क्या लिखते थे? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो हम कहेंगे यहाँ पे कहेंगे सिग्मा टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट पी इज जीरो, पी इज एनी पॉइंट। थोड़ा इसको समझ लेना। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक बॉडी है, इसमें ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, और इस बॉडी के ऊपर सपोज ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। कोई फोर्स ऐसा खींच रहा है, कोई ऐसा खींच रहा है, कोई ऐसा, कोई ऐसा, ढेर सारे फोर्सेस खींच रहे हैं। ये सारा फोर्स सारा एक्सिस में कुछ कुछ टॉर्क बना रहे होंगे। दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस। हर एक फोर्स कुछ कुछ टॉर्क बना रहे हैं। अब ये बॉडी रेस्ट में रहेगा कि घूमेगा, ये सोचना है। अगर ये बॉडी घूम नहीं रहा है तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये सारा फोर्सेस के चलते जो टॉर्क बन रहा है किसी भी एक्सिस में, ए में सारे के लिए टॉर्क निकालो, जीरो होगा। बी में सारे के लिए टॉर्क निकालो, जीरो होगा। सी में सारे के लिए टॉर्क निकालो, जीरो होगा। कोई भी एक्सिस में। कितना इंटरेस्टिंग है, सोचो। इस बॉडी के ऊपर मान लो ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, और ये बॉडी घूम नहीं रहा
मतलब इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं है। ये सारा फोर्सेस के चलते इस एक्सिस में टॉर्क निकालेंगे तो इनमें से कुछ क्लॉकवाइज जाएगा, कुछ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस एक्सिस में निकालेंगे, कुछ क्लॉकवाइज जाएगा, कुछ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। किसी भी एक्सिस में टॉर्क निकालो, नेट टॉर्क जीरो है, इसलिए नहीं घूम रहा है। किसी भी एक्सिस में मतलब खाली बॉडी के अंदर नहीं, यहाँ पे कोई एक नया पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से, ये बॉडी घूम नहीं रहा है, मतलब ये सारा फोर्सेस के चलते इस पॉइंट में जितना टॉर्क बन रहा है वो सारा टॉर्क मिलके जीरो है, नहीं तो ये बॉडी तो इस पॉइंट के चारों तरफ घूमता है कि नहीं। सपोज हम कहेंगे कि बात कुछ ऐसा हुआ कि ये जितना फोर्स आ रहे हैं सबके लिए ए में टॉर्क जीरो है, बी में टॉर्क जीरो है, सी में नहीं है, तो ये बॉडी ए में नहीं घूमेगा, बी में नहीं घूमेगा, लेकिन सी में घूमेगा। आर यू गेटिंग? अगर ऐसा हुआ सी में जीरो हुआ, बी में जीरो हुआ, ए में जीरो नहीं हुआ, तो ये ए के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। अगर बात कुछ ऐसा हुआ कि सी में जीरो नहीं हुआ, बी में भी जीरो नहीं हुआ, सिर्फ ए में जीरो है, तो ये बी में भी घूमेगा और सी में भी घूमेगा। कैसे? ऐसे घूम घूम के सी के चारों तरफ चलेगा। मोशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई एम नॉट गोइंग टू द कॉम्प्लिकेसी ऑफ दैट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नेट टॉर्क जीरो, घूम ही नहीं रहा है। So for equilibrium, net torque is equal to zero, मतलब जितना क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा। ये आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, करेंगे इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन देना चाहता हूं। सपोज हमारे पास एक डंडा ऐसा है और इस डंडे का केस कुछ ऐसा गया है, ध्यान से देखो, ये वाला केस ऐसा है और मान लो कि डंडा को यहाँ पर हिंच कर दिया गया है। मैं बस जानना चाहता हूँ व्हाट इज द नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड, और डाटा दिया गया है। क्या डाटा दिया गया है? ये दिया गया है 4 मीटर, कौन ये लेंथ, और ये दिया गया है 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और इसके ऊपर मैं अभी ढेर सारा फोर्स लगा देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई अप्लाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, आई अप्लाई ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, आई अप्लाई ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, आई अप्लाई ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, आई अप्लाई ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन and another force of 6 newtons at an angle 30 degree। अब इस बॉडी के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे कितने सारे फोर्स आ रहे हैं। ओहो, हम जानना ये चाहते हैं कि बॉडी घूमेगा क्या। अगर ये सारे फोर्सेस का टॉर्क इस पॉइंट में जीरो होगा तो नहीं घूमेगा, जीरो नहीं होगा तो घूमेगा, घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये हमें पता करना है। तो क्या है क्वेश्चन? इन फिगर सोल्व और फाइंड नेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फोर्सेस अबाउट ओ। कितने सारे फोर्स, बाप रे इतना सारा, 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, करते हैं। तो थोड़ा हम ऐसे लिखेंगे, आई राइट इट इन ए फॉर्मेट ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला हुआ फोर्स, दूसरा हुआ एल। एल क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, जिसको हम अदरवाइज कहते हैं मोमेंट आर्म, एफ एल। फिर लिखते हैं ये टॉर्क है, टॉर्क कितना है, फिर लिखेंगे डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलो सारे फोर्स के लिए ये टेबल को हम लोग भरते हैं। पहले सारा फोर्स का नाम तो डालें, इतने सारे फोर्स है। पहला फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन, तीसरा फोर्स हुआ 20 न्यूटन, चौथा फोर्स हुआ 12 न्यूटन, पांचवा फोर्स हुआ 8 न्यूटन, फिर कितना हो गया? 3 5 हो गया, 1 2 3 4 5, फिर हो गया 6 न्यूटन। तो ये सारे डिफरेंट फोर्सेस है।
ये सारे फोर्सेस के चलते क्या टॉर्क बनेगा हम जानना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, बच्चों जैसे लिख रहे हैं ताकि हमको समझ में आए। स्कूल एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, स्कूल एग्जाम में तो सीधे सीधे लिखना है। हम थोड़ा बच्चों जैसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको बढ़िया से समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। तो एल निकालना है हर एक फोर्स के लिए, फिर टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे टॉर्क, टॉर्क होता है एफ एल। फिर डायरेक्शन बताना है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे करके बताना है डायरेक्शन। से शुरू हो जाते हैं फॉर दी टॉर्क फॉर ईच फोर्स। 10 न्यूटन का फोर्स के चलते व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड। हाँ एल मिल जाएगा तो टाउ इज एफ एल। एल क्या था, एल का डेफिनेशन को याद करो। एल क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मनी मन में मेरे साथ फिर से बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। 10 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है। इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यहां से कितना दूर है, यहां से यहां तक 4 था, यहां से यहां तक 2 था, तो हो गया 6 मीटर हो गया। अच्छा 6 मीटर हो गया। तो 10 न्यूटन वाला फोर्स क्या टॉर्क बनाएगा, दिस इंटू दिस 60 न्यूटन मीटर। अच्छा क्या कौन सा डायरेक्शन में होगा, हम जानते हैं ऐसा होगा तो कहेंगे क्लॉकवाइज, ऐसा होगा तो कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सोचो ये 10 न्यूटन का फोर्स, आदर्श कुमार कभी कभार मेरे तरफ भी देखा करो, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसा है तो दिखने में कैसे दिख रहा है, देखो तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे दिख रहा है कि क्लॉकवाइज जैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो कहेंगे डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया। Let us see the 5 Newton force. And I would like you to do it fast. I'll wait for 30 seconds. Let us do for 5 Newton force. 5 Newton force कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सर। अच्छा इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, ये है उसका लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा ये लाइन का डिस्टेंस यहां से, लाइन ऑफ एक्शन ध्यान से देखो, ये है लाइन ऑफ एक्शन, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है 2 मीटर। ओहो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर ओनली। तो क्या टॉर्क बनेगा, 5 into 2 10 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो अगर ऐसा होता तो क्लॉकवाइज होता, लेकिन ये फोर्स तो ऐसा है मतलब इट इज लुकिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है। 20 न्यूटन, ये इतना बड़ा फोर्स है, सबसे ज्यादा टॉर्क कर रहा होगा। चलो देखते हैं, इसका तो लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से ही पास कर रहा है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम हियर, अरे इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, सो नो डिस्टेंस, टॉर्क इज 0, कोई टॉर्क नहीं है तो डायरेक्शन क्या बताएंगे। 12 न्यूटन फोर्स, ये 12 न्यूटन फोर्स क्या कर रहा है, देखो तो ये 12 न्यूटन फोर्स यहाँ पर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस यहाँ से कितना है 2 मीटर, तो इट इज 2 मीटर्स। कितना होगा टॉर्क 24 न्यूटन मीटर। अच्छा कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे घुमाएगा तो क्लॉकवाइज, 12 न्यूटन ऐसा है मतलब ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है। अरे ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज आ गए। चलो ठीक है, 8 न्यूटन के चलते क्या टॉर्क बनेगा, 8 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 8 न्यूटन। इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, वो तो 4 मीटर है, हाँ 4 मीटर है, तो टॉर्क कितना है 32 न्यूटन मीटर। किस डायरेक्शन में, देखो अगर वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज है, ऊपर घुमाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज है। 8 न्यूटन दिखने में ऐसा है, यहाँ पे ले आओ ऐसा है मतलब क्लॉकवाइज वाले का डायरेक्शन है।
तो ठीक है, पहला क्लॉकवाइज वाला आ गया 32 न्यूटन मीटर। अब हो गया 6 न्यूटन फोर्स। ये फोर्स के चलते एल का वैल्यू निकालना है। इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है। एल निकालना है। एल कैसे निकालते हैं? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एंड दैट बिहेव्स एज एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये 4 मीटर है, ये 30 है, तो ये लेंथ कितना होगा? 4 sin 30, so it is coming out to be 4 sin 30, और sin 30 होता है 1/2, 4 into 1/2 is 2, 6 into 2 is 12 न्यूटन मीटर। देखने वाली चीज ये है कि ये 6 न्यूटन इस एक्सिस में बॉडी को कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे खींचेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओहो, चलो अब हमें चाहिए था नेट टॉर्क अबाउट ओ, सिग्मा ऑफ ऑल द टॉर्क अबाउट ओ। अगर ये नेट टॉर्क 0 हो जाएगा तो ये नहीं घूमेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा। नहीं हुआ तो फिर घूमेगा। नेट टॉर्क क्लॉकवाइज हुआ तो क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो सारे टॉर्क को जोड़ना है। ये सारे एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। दिखने में लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है, तो आप कहोगे 60 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 12, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस 32 इज क्लॉकवाइज। कितना हो गया ये? 40, 64, 66, 64 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। सो ये बॉडी जो है कैसे घूमेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। इतने सारे फोर्स आएंगे तो इसका सर चकरा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो नेट टॉर्क निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया। इतने सारा फोर्स किसी बॉडी पे आते हुए आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। फॉर प्रैक्टिस से वी हैव डन इट। हाँ, तो थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। ये क्या होगा? 74 न्यूटन मीटर हो गया। तो ऐसा कोई टी है, टी का एक डंडा इधर हिंज्ड है, ये हिंज्ड है यहाँ पे, मतलब घूमेगा तो इस एंड में ही घूम सकता है। और टी है, देखो यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पर F फोर्स है। इन फिगर शोन फाइंड F फॉर इक्विलिब्रियम of the bar, neglect weight of the bar, of bar, बार का वेट को निगलेक्ट करो, हल्का है, एल्युमिनियम का है। आप पूछा है, बताओ कि क्या होना चाहिए ये F कि ये नहीं घूमेगा। इधर से कोई ढकेल रहा है, इसके चलते ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। इधर से कोई उल्टा ढकेल रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। बताना ये है कि क्या होना चाहिए F का वैल्यू कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहेगा मतलब नहीं घूमेगा। नहीं घूमेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे सॉल्यूशन में इसे कहेंगे फॉर नो रोटेशन टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट O मस्ट बी 0, क्योंकि घूमेगा तो O में ही घूम सकता है ना, किसी दूसरे एक्सिस में तो घूम नहीं सकता। O में नहीं घूमना चाहिए। घूमेगा तो क्यों घूमेगा? क्योंकि कुछ टॉर्क बनेगा। अगर जितना क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन जाएगा, तो नहीं घूमेगा। तो चलो देखते हैं। नेट टॉर्क अबाउट O मस्ट बी 0, उसके लिए आप क्या कहोगे? क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क must be equal to anti-clockwise torque, anti-clockwise torque, clockwise torque। ये T को O में क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है? ये ऐसे ढकेल रहा है, तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। कौन? F। ये ऐसे दबा रहा है, ऐसे दबा रहा है, मतलब इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क बना रहा है 10। कितना बना रहा है? फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, यहाँ 10 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये डिस्टेंस कितना है, इट इज 4, 10 into 4 दैट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है, ए, क्या है उसका लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 1, F into 1, क्या पता चला, पता चला F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अगर हम 40 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे ये रेस्ट में रहेगा, नहीं घूमेगा। रिगेटिंग, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, तो नहीं घूमेगा। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई एक डंडा है, ये डंडे का नाम ए बी है, चलो ठीक है नाम दे देते हैं। डंडे को हम थ्रेड से झुला दिए हैं, ये थ्रेड है ऐसे झूल रहा है ये, ठीक है, ये थ्रेड से झूल रहा है, और ये डंडा से मान लो कि डंडा का लेंथ कितना है, कितना दे देगा, यहाँ पर कोई एक मास झूल रहा है, कितना मास, ये मान लो कि 4 kg का मास झूल रहा है, ठीक है, 4 kg का मास झूल रहा है, और क्या दिया है, ये डिस्टेंस दिया है L, ये डिस्टेंस दिया है L, और ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 3L, ठीक है। अब सब कुछ रेस्ट में है। Here AB is a light bar, लाइट बार मतलब अंधेरे में दिखेगा, नहीं, लाइट मतलब मासलेस, इट इज ए मासलेस बार, वेट उसका कुछ नहीं। फाइंड टेंशन इन थ्रेड्स A एंड B, मतलब आपको TA और TB पता करना है। आप बोलोगे सर ये बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं इसको, पहले से भी किए थे, 3D डायग्राम करके करते हैं, चलो करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 3D डायग्राम जब करके करेंगे, हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला था, सिग्मा Fx0, सिग्मा Fy0, लेमिस थ्योरम। सिग्मा Fy0 तो कर सकते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस से, सिग्मा Fx0 कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है, नहीं, अच्छा, लेमिस थ्योरम वो भी नहीं लगा सकते, लेमिस थ्योरम तो तब होता था व्हेन द फोर्सेस आर कंकरेंट बट हियर द फोर्सेस आर लुकिंग पैरेलल, तो कुछ नहीं हो सकता, जो हमारा पुराना आइडिया था वो फेल हो गया। अच्छा फेल हो गया, फिर क्या करें, कुछ नए आइडिया लगाएंगे। चलिए बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, दूसरी जगह नहीं करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये फोर्स है TA, ये फोर्स है TB, और यहाँ पर ये खींच रहा है 4 kg है, तो ऑब्वियसली 4G है, ऐसे करके है फोर्सेस। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 हमें दे रहा है कि TA प्लस TB इज इक्वल टू 4G, TA प्लस TB इज इक्वल टू 4G। हाँ, लेकिन इससे TA TB कैसे मिलेगा, देखते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी अबाउट व्हिच एक्सिस इज 0, A में कि P में कि B में, नहीं, किसी भी एक्सिस में 0 है, अबाउट A इज आल्सो 0, B इज आल्सो 0, P इज आल्सो 0, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, D इज आल्सो 0, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो X, ये पॉइंट में भी 0, हर एक पॉइंट में 0 है, कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, नेट टॉर्क मस्ट बी 0। कहीं भी ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, देखोगे इसके चलते नेट टॉर्क 0 हो रहा है, नहीं तो उसी पॉइंट में वो घूमता। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो नेट टॉर्क की 0, हम चलो किसी भी एक पॉइंट में करते हैं, नेट टॉर्क अबाउट A भी कर सकते हैं, P भी कर सकते हैं, B भी कर सकते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा TA और नेट टॉर्क अबाउट A, नेट टॉर्क अबाउट A 0। सर A में होगा क्या, B में नहीं होगा, B में भी 0, P में भी 0, किसी एक को ले लेंगे, हमारा काम निकल जाएगा। तो जब हम A में टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे, ये सारा फोर्सेस के चलते
ध्यान से देखो, TA, 4G, TB, तीन में से कोई एक फोर्स है जिसके चलते टॉर्क अबाउट A 0 है। कौन सा है वो फोर्स? कौन सा फोर्स के लिए A में टॉर्क 0 होगा? जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन A से जाता होगा। कौन है वो? TA। TA के चलते A में क्या टॉर्क है? 0, है ना, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू A। 4G के चलते 0 कहा? 4G तो इसको इस पॉइंट में हम निकाल रहे हैं, नेट टॉर्क अबाउट A, मतलब ये पॉइंट में ये फोर्स कैसा टॉर्क बना रहा है? ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, नेट टॉर्क अबाउट A 0 मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। A पॉइंट में क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? कि ये तो नहीं बना सकता, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू 4G। हाँ, 4G घुमा रहा है, कितना होगा? 4G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो दिया गया है, कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है? L। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? TB। सो TB इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो गया? ये TB इंटू ये डिस्टेंस कितना? ये L है, ये 3L है, तो हो गया 4L। तो TB क्या मिल गया? 10 न्यूटन। जैसे मिल गया TB 10 न्यूटन, TA प्लस TB था 40, तो मिल गया TA। पुटिंग इन इक्वेशन 1, TA क्या मिल जाएगा? TB के जगह 10 न्यूटन डाल दो, 4G 40, तो TA हो गया 30 न्यूटन। मिल गया दोनों फोर्स। आपको सर आपको कैसे पता चला A में टॉर्क लेना चाहिए? अरे आप B में ले लो, कोई भी पॉइंट में ले लो, क्या फर्क पड़ता है? P में ले लो, क्या फर्क पड़ता है? You can try, take, talk about all these points and try. You'll get the same answer. ठीक है, तो ऐसा होता है हमारा talk about any axis। समझ में आ गया?